किसान भाइयों नमस्कार। मैं चंद्रमोहन कृषि जागरण के इवनिंग बुलेटिन से आपका स्वागत करता हूं। अब हम आपको ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो कि मौसम के बारे में है। मौसम इस बार जो थोड़ी सी बरसात जो है वो कम हुई और फिर भी खरीफ की जो बुआई है उसकी रफ्तार बराबर है। होता क्या है कि खरीफ की बुआई को जब देखा जाता है तो बारिश के हिसाब से देखा जाता है और पिछले सालों के मुकाबले में ये जो बारिश है इस बार 11% कम रही है। तो जो आंकड़े आए हैं हमारे पास उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मौसम विभाग ने कहा है कि 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त के दौरान मानसून सामान्य रहा है, लेकिन बारिश तो कम थी। फिर भी 1 जून से 9 अगस्त तक 681 जिलों में 39% जिलों में बारिश सामान्य से कम रही और बाकी 69% राज्यों में ये सामान्य रहा। अगर इसको देखा जाए इस तरीके से तो फसल बुआई की तस्वीर अगस्त माह के अंत तक स्पष्ट हो जाएगी। शुक्रवार को जारी केयर रेटिंग्स के हिसाब से, आज शनिवार है ना, 2 सप्ताह तक सामान्य बारिश के बाद सौराष्ट्र क्षेत्र में फिर से बारिश की कमी से जूझने लगा है। मध्य केरल के कई हिस्सों में तेज बारिश के चलते बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में चाय, रबर और इलायची की बुआई प्रभावित हो रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी तक 924.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर खरीफ फसल की बुआई हो चुकी थी, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 1.48% कम है। अब देखिए कम अंक आ गया आपके सामने। अभी तक 121.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर दालों की बुआई हो चुकी है और जो कि 105.3 लाख हेक्टेयर के औसत क्षेत्रफल से अधिक है। हालांकि ये पिछले वर्ष की समान अवधि तक ही बुआई से 2.92% कम है। इसका एक बड़ा कारण मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों का उड़द की जगह सोयाबीन की फसल बोना है। हालांकि तिलहन के मामले में बुआई रकबा पिछले साल से लगभग 5.27% अधिक है। ये बढ़ोतरी मूलतः सोयाबीन के कारण रही है। कपास का रकबा भी पिछले वर्ष से 3.85% कम रहा है। कई क्षेत्रों में कम बारिश होने के बावजूद खरीफ फसल की बुआई ने अपनी गति बरकरार रखी है। हालांकि कमज़ोर मानसून के कारण अंतिम आंकड़ों पर अभी संशय है और किसान अधिक लाभदायक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने ये बात जान ली होगी और मौसम के हिसाब से ही आप अपनी खरीफ की बुआई को करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निकेत सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज की मेरी मुख्य खबर जो है 2 राज्यों से जुड़ी हुई है। पहली खबर जो है मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने एक फैसला 15 अगस्त को लगभग 9 करोड़ पौधे को रोपने का एक आदेश दिया है और पूरे प्रदेश में वानिकी योजना को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के कदम हमेशा उठाने के लिए लोगों को बोला है। जिसमें इस 9 करोड़ पौधे लगाने के दरमियान अगर जो लोग अपनी सेल्फी लेते हैं और सेल्फी को अपने उत्तर प्रदेश के सरकार के वेबसाइट पे अपलोड करते हैं या उनको पहुंचाते हैं तो उन्हें एक 2 अक्टूबर तक इनाम भी दिया जाएगा। और पौधे और वानिकी योजना को किस तरीके से और सुगम बनाया जा सके इसके लिए उन्होंने बहुत सारे शुभ अवसर पर, जैसे कि जन्म दिवस, किसी की शादी विवाह या कोई शुभ मुहूर्त, कोई अच्छा कार्य प्रयोजन में, तो उस समय उनको कम से कम पौधे रोपने के लिए पौधों को रोपने के लिए बढ़ावा देने का और पौधे रोपने जैसे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन करने का आदेश दिया है। और दूसरी खबर मेरी हरियाणा से है। तो हरियाणा में वन विभाग के माध्यम से वहाँ पे विद्यार्थियों को, जितने भी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं, उन सबको एक योजना के तहत, वो योजना है पौधागिरी योजना के तहत सभी छात्रों को एक पौधे दिए जाएंगे और उन छात्रों के आधार को उस पौधे से जोड़ा जाएगा। तो उस आधार को जोड़ने के बाद में उन छात्रों को ही उन पौधों की देखभाल करनी होगी। अगर वो पौधों की देखभाल करते हैं तो फिर उन्हें 6 महीने तक एक ब्यौरा रिपोर्ट बनाकर उन्हें वन विभाग के अधिकारी को जमा करना है और वो जमा करने के साथ ही तुरंत उनके खाते में 50 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से किसानों के लिए और छात्रों के लिए और युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो वो पौधा रोपें और अपना आधार लिंक कराएं। धन्यवाद।
नमस्कार। बासमती चावल निर्यात करने वाले किसानों को इस बार थोड़ा झटका लगा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस ईरान के बासमती चावल खरीदारों ने भारत के किसानों के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। दरअसल जो बासमती चावल भारत से निर्यात होता था, उस बार उसका निर्यात घटा है। इसके हिसाब से हरियाणा और पंजाब के किसानों को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसका जो कारण रहा है, दरअसल भारत के कुछ निजी बासमती ब्रांडों ने ईरान को बासमती चावल निर्यात किए थे, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है और यह भुगतान की राशि लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसकी वजह से भारत की निजी कंपनियों ने बासमती चावल का निर्यात कम कर दिया है। भारत की कुल बासमती चावल निर्यात में ईरान का लगभग 36% का योगदान है। निर्यात घटने का मतलब यह है कि भारत इस साल का अपना पहला स्टॉक भी नहीं निकाल पाएगा, जिस कारण किसानों को निराशा हाथ लग सकती है। दूसरी खबर है, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ फसल बीमा योजना को जोड़ा जाएगा, जिसके कारण किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने किसानों को फसलों की बर्बादी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए और उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने को लेकर किसान क्रेडिट कार्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, जिसके कारण किसान फसल बीमा योजना का पूरा लाभ उठा सकेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कल हमारा जैव ईंधन दिवस था, जैव प्रौद्योगिकी दिवस था और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। इसमें बता दूं कि जैव ईंधन से किस तरह से अब किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके द्वारा, इसके प्रयोग से पर्यावरण को भी साफ करने में बहुत मदद मिलेगी और 2022 तक पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत ये बताया गया कि किस तरह से हम बायोगैस को, बायोमास जो है हमारा कूड़ा जो होता है और कूड़े से उत्पन्न होने वाली जो गैस होती है, उस तरह से उससे किस तरह हम जैव ईंधन बना सकते हैं। जैव ईंधन जिससे कि गाड़ियाँ चल सकती हैं, आपके खेत में मोटर पंप्स चल सकते हैं और बहुत से अन्य उपयोग भी हैं इसके। और इसकी तरफ अब देश काफ़ी सीरियस होगा और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें हमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये काफ़ी समय से ये प्रोग्राम लागू किया गया है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया, लेकिन अब इस पे ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 2022 तक पेट्रोल में 10% इथेनॉल का इजाफा करने की सोची गई है और ये 2030 तक 20% तक भी पहुंच सकता है। और बायोगैस को जैव ईंधन में बदलने के कई तरीके हैं। इससे जिसे हम गोबर के द्वारा भी बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं और इससे ऑलरेडी कई गाँव में इससे चूल्हे भी जलाए जाते हैं। और बायोगैस से आगे जाके इनका उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 3 कहानियाँ भी सुनाई। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उन्होंने देखा कि चाय भी बायोगैस, नाले की गैस के द्वारा भी बनाई जा सकती है। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने देखा है कि चाय वाले ने नाले की गैस, जो नाले में बदबू या गैस उत्पन्न होती है, उसके द्वारा उस गैस को इकट्ठा करके पाइप के द्वारा चाय भी बनाई है और उसे भी बेचा है। ये भी आमदनी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। और बायोगैस से आप अपने खेत के ट्यूबवेल भी चला सकते हैं। जो गोबर आपके जानवरों से इकट्ठा होता है, उसे आप गोबर गैस प्रोड्यूस करके अपने खेत के ट्यूबवेल भी उपयोग में ला सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्होंने एक डिजिटल माध्यम से देखा कि अफ्रीका में कचरे की सफाई भी की जाती है और उसे उपयोग भी किया जाता है ईंधन बनाने में। उन्होंने बताया कि अफ्रीका कंट्री में प्लास्टिक को जला देते हैं और नदी के किनारे उसे जला के उसमें रेत मिला के उनसे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और इन ब्लॉक्स को बेचा जाता है। तो ये एक तरह से डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम पर भी जोर दिया उन्होंने और आम किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने का भी एक अच्छा स्रोत बताया।
और उन्होंने कहा कि भविष्य में वो बायोगैस से अगले 4 साल में 450 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने की सोच रहे हैं और इसके आयात से 12,000 करोड़ की बचत भी होगी देश को। उम्मीद है कि ये खबर आपके लिए कुछ उपयोगी है और आप इससे कुछ लाभ उठा सकेंगे। थैंक यू। किसान भाइयों, अगर ये आप हमारा प्रोग्राम फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं तो उसको लाइक करिए और अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। और वैसे आप कृषि जागरण पढ़ते रहिए, हमारा पोर्टल देखते रहिए, आपको अधिक जानकारी मिलती रहेगी। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें लिखिए, हम आपको उसका समाधान भी करेंगे। धन्यवाद।